रात के 12 बज रहे थे। मैं अभी अभी अपने कमरे में आई थी कि मेरे पीछे मेरी नंद बबीता भी आ गई। बबीता को अपने साथ देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, बबीता जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैंने उससे कहा तो वह जैसे नाराज सी हो गई। भाभी, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। हाँ बोलो, क्या चाहिए? मैंने जल्दी में कहा, मुझे बहुत नींद आ रही थी। भाभी, मुझे आपका यह सूट बहुत प्यारा लगता है, आप प्लीज यह मुझे दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगी। मेरी नंद ने इस कदर मासूमियत से कहा कि मेरा दिल पिघल गया। वैसे भी वह मेरी छोटी बहनों की तरह थी, मैं उससे कोई चीज अलग नहीं रखती, हमेशा उसकी मदद करती। हाँ हाँ बबीता, तुम जरूर ले लेना, अभी तुम जाओ, सो जाओ, मैं तुम्हें यह सूट सुबह दे दूंगी। नहीं भाभी, मुझे अभी चाहिए, उसने जिद करते हुए कहा। अच्छा रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे के अटैच बाथरूम में चली गई। मैंने उसे कपड़े चेंज करके दिए तो दिए, मगर मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं उसे धोकर साफ सुथरा करके देना चाहती थी। मैंने उसे अपने बाकी सूट भी दिखाए, मगर वो वही कपड़े लेना चाहती थी। मैंने उसे कपड़े दिए तो वो तुरंत मेरे कमरे से चली गई। उसके जाते ही मुझे ख्याल आया कि दुपट्टा तो वो यही छोड़ गई। वैसे तो यह कोई वक्त नहीं था किसी के कमरे में जाने का, लेकिन वह 2 मिनट पहले ही मेरे कमरे से निकली थी। मैं दुपट्टा लेकर अपनी नंद के कमरे में गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला था, मगर वह वहाँ नहीं थी। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने जाकर अपनी सास के कमरे में देखा, मगर वह वहाँ भी नहीं थी। हाय राम, यह बबीता कहाँ गई? मैं ये सोच ही रही थी कि इतने में मेरी नज़र बाहर के दरवाजे पर पड़ी तो देखा बबीता वहाँ से अंदर आ रही थी। बबीता, तुम इस वक्त बाहर गई थी? मैंने हैरत से पूछा। नहीं भाभी, मैं तो बस दरवाजा बंद कर रही थी। दरवाजे के पास बस एक बिल्ली नजर आई, उसे भगाते भगाते बस बाहर चली गई, बबीता ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई। बहरहाल मैंने उसे दुपट्टा दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। आज निखिल को गए हुए 3 दिन हो गए थे। मैं उन्हें बहुत याद कर रही थी। उनकी यादों में खोए हुए ही मुझे नींद आ गई। सुबह में उठी तो मेरा सर भारी हो रहा था। शादी में जाने की वजह से बहुत थकावट थी। मैंने उठकर घर के सारे काम निपटाए और दिन के 10:30 बजे अपनी बहन को फोन करने बैठी ही थी कि बबीता मेरे कमरे में आ गई। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बबीता ने थके थके अंदाज में कहा। बात को छोड़ो, यह तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर बबीता को थाम लिया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उससे सही तरह से चला भी नहीं जा रहा था। लगता था जैसे वह बुखार में हो। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो बुखार में तप रही थी। भाभी, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो गया है, बबीता ने थकावट भरी आवाज में कहा। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मगर बबीता अपने कमरे में जाना चाहती थी। मैं उसे उसके कमरे में छोड़कर चाय वगैरह देकर वापस आ गई। मैंने दोपहर का खाना बनाया, मगर बबीता खाने की मेज पर मौजूद नहीं थी। मैं उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं परेशान हो गई। बहरहाल घर के बाकी काम भी देखने थे। मेरी सास भी बबीता को बुला बुला कर थक चुकी थी। फिर शाम का खाना भी हमने अकेले खाया। बबीता कमरे से बाहर नहीं आई। इधर मैं निखिल की वजह से भी परेशान थी, इसलिए मैंने बबीता से कुछ ना कहा। अगले दिन जब मेरे पति बाहर से आए तो मैंने खुशी खुशी उनका वेलकम किया। फिर मैंने उन्हें बबीता के बारे में बताया तो वह भी बबीता से मिलने उसके कमरे की तरफ चल दिए, मगर बबीता ने दरवाजा नहीं खोला। कहने लगे, मुझे लगता है कि बबीता मेरी किसी बात से नाराज हो गई है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वह 2 दिन से अपने ही कमरे में बंद है। हम में से भी किसी को नहीं बता रही है कि क्या बात है। बबीता की वजह से अब हम घर वाले भी परेशान थे। बड़ी मुश्किल से निखिल और माजी ने बबीता के कमरे का दरवाजा खुलवाया। जब उसने दरवाजा खोला तो बरसों की बीमार नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर गर्मी छाई हुई थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे से काले काले हल्के बने हुए थे। उससे पहले कि हम बबीता से कुछ कहते तो वह घर की दहलीज पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, मगर उसे होश नहीं आया।
मैंने उसकी नब्ज चेक की जो बहुत कम हो रही थी। तब हमने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। जल्दी से निखिल गाड़ी ले आए। हमने बबीता को गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो बबीता को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा दिया गया। एकदम से ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, हमें तो कोई समझ ना थी। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने बताया कि बबीता की हालत नाजुक है, उसे 24 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। निखिल और माजी मुझे घूरने लगे, बोले तुमने ही उसे कुछ कहा होगा, वरना वो खुद को यूं कमरे में बंद ना करती। मैं माँ जी और निखिल की बात का क्या जवाब देती, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी नंद से बहन जैसी मोहब्बत करती थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि बबीता की हालत अब बेहतर है, मगर हमें उसका ख्याल रखने की जरूरत होगी। उसे सख्त परेशानी में रखा गया है। इस बात पर निखिल और मेरी सांस मुझे घूरने लगे। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था। फिर हम लोग बबीता से मिलने उसके कमरे में गए तो देखते हैं कि वो खाली खाली आंखों से ऊपर छत की तरफ घूर रही थी। उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता था। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि बबीता को सांस घटने की वजह से अचानक दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा, वरना अगर देर हो जाती तो मौत के मुंह में जा सकती थी। बबीता के बारे में यह जानकर माजी को बड़ा डर महसूस हुआ। उसके साथ हुई ये घटना के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर एक ही दिन में ही बबीता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने हमें बुलाकर इस बात की चेतावनी दी कि हम बबीता को ताज़ा हवा में रखें। हम लोग बबीता को लेकर घर आ गए तो वह कुछ खोई खोई सी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई गहरी परेशानी है। मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। अलबत्ता वह बार बार अपने कमरे में जाने की जिद कर रही थी। मजबूर होकर हमने भी उसे उसके कमरे में जाकर बैठा दिया, मगर डॉक्टर ने कहा था कि बबीता को कोई परेशानी नहीं देनी। इसी वजह से हम भी परेशान थे, क्योंकि बबीता की बात ना मानते तो भी उसके लिए अच्छा नहीं था। बबीता ने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर बाद ही फिर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर उसका दरवाजा बंद रहा। हमें दोबारा शक होने लगा। उसका दरवाजा बजाया। उसने दरवाजा खोला तो उसकी सांस फूली हुई थी। वो फिर परेशान लग रही थी और अब की बार भी वैसा ही हुआ। वह धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर पड़ी और दोबारा बेहोश हो गई। अब माजी और निखिल मुझे डांटने लगे। मजबूरन एक बार फिर बबीता को अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने फिर वही बात कही कि तुम लोग हमारी बात शायद समझ नहीं पाते, इसे ताज़ा हवा में रखो। बार बार उसका दम घुटने की वजह से उसके साथ यह मसला पेश आता है। अब अगर यही लापरवाही बढ़ती गई तो बबीता को दिल का दौरा पड़ सकता है, फेफड़ों का मसला भी हो सकता है। उस बात पर हम सब सोच में पड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब मैंने निखिल से बात की, अब बबीता को कमरे में अकेले नहीं रहने देना चाहिए। अगर यह ऐसा ही करेगी इसकी सेहत को खतरा होगा। निखिल बोले वह सब तो सही है, लेकिन अगर बगैर जाने हम उसे अलग कमरे में रखेंगे तो यह पहेली और भी उलझ पड़ेगी। तुम्हें उसके बंद कमरे में झांक कर देखना होगा कि उसके बंद कमरे में ऐसी क्या बात है जो ये हमारे सामने बैठने से भी कतराती है। निखिल की बात भी सही थी। मैंने बबीता के कमरे में खिड़की के पर्दे को हल्का सा सरका कर छोड़ दिया, ताकि जब वह अकेली कमरे में हो तो मैं देख सकूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बबीता हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर आकर बैठना तक नहीं पसंद करती। रात का खाना खाकर बबीता अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने प्लान के मुताबिक खिड़की का पर्दा खिसका रखा था। इस बात का निखिल को नहीं पता था। उसके कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की। सामने कमरे में नजर पड़ी तो देखकर मैं हैरान हो गई कि बबीता ने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मोमबत्तियां जला रखी थी और वो उनमें चुपचाप बैठी थी। बबीता ने अपने बाल खोल रखे थे। उसका हुलिया अजीब सा था। उसने सर पर चादर भी नहीं ओढ़ रखी थी और मोमबत्तियां उसके इर्द गिर्द जल रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि बबीता का दम मोमबत्ती जलाने से घुटता है।
मोमबत्ती से एक खास किस्म की गैस निकलती है जिसकी वजह से इंसान को सांस की बीमारियां होती है और अगर ज्यादा देर इंसान मोमबत्ती के सामने बैठा रहे तो उसकी सांस अटक सकती है। मैंने फौरन दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अब की बार बबीता ने जल्दी जल्दी अपने बाल समेटे मोमबत्तियां बुझाकर एक दराज में डाली और दरवाजा खोलकर गुस्से से बोली, क्या बात है, दरवाजा क्यों बजा रही हो? मुझे और कोई बहाना नहीं सूझा। बबीता मेरी जान, वह मेरे कपड़े तो वापस कर दो जो तुमने 2 हफ्ते पहले लिए थे। मुझे कल जरूरी काम पर जाना है। वो कपड़े मुझे दिन के 12 बजे पहनने हैं। अगर तुम मुझे अभी दे दोगी तो मैं उन्हें धोकर छत पर डाल दूंगी। सुबह तक सूख जाएंगे। सुबह तक सूख जाएंगे तो मैं फंक्शन में पहन कर जाऊंगी। मेरी बात पर बबीता का गुस्सा ठंडा हो गया और वह बोली, भाभी आपके वो कपड़े, वह तो मैं भूल ही गई। आप ऐसा करें, मेरा कोई जोड़ा ले लें। मैं आपको वह अभी नहीं दे सकती। क्यों भाई, मुझे तो अभी चाहिए। मैंने उस पर जोर दिया। वो कपड़े तो ना दे रही थी मगर मेरी नज़र सामने हैंगर पर पड़ी जहां मेरे कपड़े लटक रहे थे। अच्छा तो बबीता मेरी बात सुनो, तुम कम से कम अपने कमरे का पर्दा हटा तो दो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ताज़ा हवा की जरूरत है। मैंने यह कहा और बबीता के कमरे का पर्दा हटाना चाहा। भाभी यह क्या कर रही है आप? मैं बिना पर्दे के कैसे रहूंगी? कोई बात नहीं बबीता, इस घर में गैर कौन है? तुम्हारा भाई ही तो है और माँ जी है, बस तो तुम ऐसे ही सो जाया करो। मैंने आगे बढ़कर पर्दा खुद ही हटाना चाहा लेकिन वो किलिश कर बोली, भाभी आप अपने काम से काम रखें। मैं अब बिल्कुल सही हूँ। मैं हल्की सी होकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ, सुबह बात करेंगे। मैंने उससे इस तरह से जिद करना सही नहीं समझा। कमरे में आकर मैंने निखिल को सारी बात बताई। मैंने उन्हें बताया कि बबीता का सांस बार बार बंद होने की क्या वजह है। मेरी बात पर निखिल भी हैरान हो गए कि बबीता को ऐसा करने की क्या जरूरत है। जरूर वो कोई खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, मगर मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि बबीता यह सब कुछ बिना वजह कर रही है। खैर मैं उस वक्त बाथरूम में चली गई और एक टब में सर्फ डाला और वो कपड़े जो बबीता को 1 हफ्ता पहले दिए थे उसमें डालने ही लगी थी कि मेरी नज़र अपनी कमीज के गले पर पड़ी। देखा तो वहाँ अंडे के कुछ छिलके लगे थे। मुझे सख्त हैरत हुई। मैंने कपड़े को पलट कर देखा, काफी जगह पर अंडे के छिलके और अजीब सी बदबू वाला मैल लगा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया। बबीता ने मेरे कपड़ों का यह क्या हश्र कर दिया। मैं सोचने लगी सारे कपड़े गंदे कर दिए, अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने कपड़े जल्दी से सर्फ में भिगो दिए और काफी पानी डालकर उन्हें खंगालने की कोशिश की। यह देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि मेरे कपड़ों में जगह जगह अंडों के छिलके लगे थे, जबकि कपड़ों में काफी सारा रंग भी डाला गया था। कपड़े टब में डालकर मैं बाहर आई तो निखिल मेरा इंतजार कर रहे थे। वह भी परेशान थे। मैंने उन्हें यह बात बताकर उन्हें और भी परेशान कर दिया, मगर मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मैं रात भर यही सोचती रही कि बबीता के लिए ऐसा क्या करूं कि उसे मुझ पर एतबार हो जाए, वो अपनी हर बात मुझसे कहे और मैं उसे इस मुसीबत से बचा लूं जो ना जाने उसने अपने दिमाग में कब से पाल रखी है। यही सोचते सोचते रात के 3 बज गए। काफी देर तक जागती रही। मुझे तकरीबन 4 बजे के करीब नींद आई। मैं जानती थी अब तो मैंने सुबह लेट ही उठना था क्योंकि रात को काफी देर से नींद आई थी। मगर सुबह के तकरीबन 7 बजे मैंने अपने घर में बहुत शोर की आवाज सुनी। मेरी सास रो रही थी, जबकि मेरे पति भी ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। मैं फौरन हड़बड़ा कर उठी, बाहर गई तो देखा घर में हमारे कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे, जबकि माँ जी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ जी क्या हुआ है? मैं जल्दी से अपनी सास के पास पहुंची तो देखा कि सामने मेरी नंद बबीता चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से खून आ रहा था और बाल बिखरे हुए थे। माँ जी इसे क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर अपनी नंद का सर गोद में लिया और निखिल ने मुझे जल्दी से बबीता को संभालने का कहा और खुद गाड़ी लेने चले गए। आज बबीता बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे खून की उल्टी आ रही थी। निखिल जल्दी से गाड़ी ले आए। हम बबीता को अस्पताल लेकर गए। हम तो उसे दवाएं भी वक्त पर देते थे, मगर राम जाने फिर कहाँ लापरवाही हो गई।
बबीता को अस्पताल पहुंचाया गया। उधर अस्पताल वालों ने भी बबीता को तुरंत आईसीयू में दाखिल कर लिया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि बबीता जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और सबसे मुश्किल बात यह थी कि उसकी बीमारी की समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी सुबह शाम टेस्ट कर कर के थक गए थे, मगर बीमारी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अगली सुबह 4 बजे हमें यह खबर मिली कि बबीता इस दुनिया से जा चुकी है। माँ जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह भी मुझे ही मनहूस कह रही थी, कहती तू मेरी बेटी को खा गई है, न जाने तूने क्या किया कि मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनका दुख समझ सकती थी, इसलिए खामोश रही। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक जवान लड़की 1 हफ्ते के अंदर बीमार रहकर जिंदगी की बाजी भी हार सकती है। बबीता को दुनिया से गए हुए 40 दिन गुजर चुके थे। मैं बबीता के कमरे में गई। मैंने उसके कपड़े और कुछ फालतू का सामान गरीबों में दान कर दिए। अब बबीता का कमरा तकरीबन खाली रह गया था। सिर्फ उसकी एक अलमारी थी जो उसके बेड के पास रखी थी। अलमारी पर हर वक्त एक मोटा सा ताला लगा रहता था। बबीता के जाने के बाद अगर उसकी चीजों को अमानत रखना चाहिए था, लेकिन उसके बेड के पास पड़ी कुछ चीजों ने मुझे उस ताले को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि उसकी अलमारी में ऐसा क्या रखा था और उन दिनों जब वह बीमार हुई उसकी क्या सरगर्मियां थी। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, मगर वह अलमारी के अंदर बना हुआ था, इसलिए खोल नहीं पाई। मिस्त्री को बुलवाकर बड़ी मुश्किल से वह ताला तुड़वाया गया। उसके अंदर से किताबें और मंत्रों के शब्दों का एक और बॉक्स निकला। एक एक करके मैं वो किताबें देखने लगी तो मेरे होश ही उड़ गए। वो किताबें हकीमी नुस्खों से भरी पड़ी थी। दरअसल मेरी नंद बचपन से ही लंगड़ी पैदा हुई थी। उसकी एक टांग में हल्का सा फर्क था। चलते हुए वह लंगड़ा कर चलती थी। इस बीमारी को खत्म करने की हमने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। राम जाने कब बबीता हकीमों के चक्कर में पड़ गई। पहले तो उसने अलग अलग नुस्खे और टोटके शुरू किए और फिर ऐसी ऐसी चीजें करने लगी जिनका हकीकत में इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैंने बबीता की डायरी वगैरह पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि वह अपने लंगड़पन की बीमारी किसी सेहतमंद इंसान में ट्रांसफर करना चाहती थी। उसे कोई और शिकार नजर नहीं आया तो उसने मुझे ही निशाना बनाना चाहा। राम जी की करनी के बबीता ने मुझसे कपड़े भी इसी मकसद के लिए लिए थे, मगर उसका टोटका तो काम नहीं कर सका। अलबत्ता मोमबत्तियां और अलग अलग चीजों के इस्तेमाल की वजह से उसे सांस की तकलीफ हो गई। बबीता को उस वक्त इस बात की समझ नहीं आई कि उसकी बीमारी का असल कारण क्या है, क्योंकि वो उन सभी होने वाली घटनाओं को सिर्फ और सिर्फ जादू का असर समझती रही। जब उसे दिल का दौरा पड़ा तो वो भी उसका दम घुटने की वजह से हुआ। मगर हमारे गुमान में भी ना था कि बबीता अपने कमरे में बैठकर क्या करती है। हम इस बात से बेखबर रहे। अब हाल ये था कि बबीता कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि माँ जी यानी कि मेरी सास बबीता की हिमायत करती और फिर खुद बबीता भी किसी की बात ना सुनती। अपनी नंद के बारे में यह सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश वह एक बार भी मुझसे कहती तो मैं उसके लिए जगह जगह प्रार्थना करवाती, कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करती कि मेडिकल की दुनिया में हर चीज का इलाज मौजूद है। मगर उसने गलत रास्ता अपनाया और अपनी बीमारी मुझ में ट्रांसफर करने की कोशिश की। भगवान ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने के साथ साथ सब्र भी दे कि वो अपनी कमियों पर सब्र करना सीख ले, बजाय उसके कि वो उन कमियों को हल करने के लिए किसी आसान रास्ते को तलाश करें। आप सब से रिक्वेस्ट है कि मेरी नंद की माफी के लिए दुआ करें। मैं उसे दिल से माफ कर चुकी हूँ। चाहती हूँ कि ईश्वर भी उसे माफ कर दे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।